Hello student, myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School and today I will teach you the first chapter of class 8 that is क्रॉप प्रोडक्शन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है जिसकी वीडियो आप लोग क्या कर सकते हैं अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को इसको पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों ने इस चैप्टर में सोइंग तक सब कुछ पढ़ लिया है। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो बात करेंगे आज मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स की, क्या होते हैं मैन्योर्स और क्या होते हैं फर्टिलाइज़र्स और ये किस तरीके से हमारे प्लांट्स को हेल्प करते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे प्लांट के साथ क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा प्लांट क्या होता है, हेल्दी और अच्छी ग्रोथ होती है उसकी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं? ताकि हमारे बॉडी में क्या जाए, न्यूट्रिएंट्स जाए, जिससे हम लोग हेल्दी हो, जिससे हमारी ग्रोथ अच्छी हो। उसी तरीके से मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स को क्या पहुँचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुँचाते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल में ऑलरेडी क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। उस केस में प्लांट को वो न्यूट्रिएंट देने के लिए आप क्या करते हैं, सॉइल में आप क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए आप क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। These nutrients are essential for the growth of plant. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक क्रॉप के बाद तुरंत दूसरा क्रॉप क्या करते हैं, अपने फील्ड में सो कर देते हैं, अपने फील्ड में तुरंत क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी क्रॉप्स होते हैं वो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सॉइल से न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस केस में वापस से सॉइल में रिप्लेनिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को लाने के लिए फार्मर क्या करता है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस कल्टिवेशन भी आप क्या करते हैं, बार बार अगर अपने फील्ड में बार बार अपनी जो भी फील्ड है या जो भी आपके पास खेत है उस पर क्या करते हैं, बार बार क्रॉप्स का कल्टिवेशन करते हैं, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, अपने साथ ले जाता है, जिससे आपके सॉइल में क्या हो जाता है, फैलो सॉइल हो जाती है। मीन्स कि वहाँ कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। देयरफॉर फार्मर्स have to add manures to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring results in weak plant. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसपे फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों में मैन्योर्स को ऐड करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्योरिंग करते हैं। और मैन्योरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि फार्मर जब क्या देखता है, अपने सॉइल में देखता है कि कोई भी प्लांट या कोई भी क्रॉप जो वो ग्रो कर रहा है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, हेल्दी ग्रो नहीं कर रहा है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो अपने सॉइल की क्या कराता है, टेस्टिंग कराता है, जिसपे उसको ये पता चलता है कि उसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने के लिए क्या करता है, सॉइल में मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को ऐड करता है। देखिए मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट दोनों का काम क्या है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिच करना, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। तो एक एक करके उसको भी डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैन्योर। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो किससे इकट्ठा किया जाता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। ये डिकम्पोजिशन कौन करता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। और जो अदर अर्थवॉर्म, फ्लैटवॉर्म, ये सब भी किस में हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म और फ्लैटवॉर्म को क्या कहा जाता है, फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करके क्या करते हैं, मैन्योर्स में चेंज कर देते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो आपके फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी प्लांट वेस्ट होता है या एनिमल वेस्ट होता है उनको एक गड्ढे में क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सड़ने और गलने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाते हैं, मैन्योर्स में। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन किससे स्टार्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये उसको किस में, ऑर्गेनिक मैन्योर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 6 में शायद पढ़ा भी होगा, अगर नहीं याद आता है तो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि सेप्रोफिटिक
प्लांट क्या करते हैं, किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। उसी तरीके से सेप्टोफिटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को खा के डिकम्पोज करके किस पे चेंज कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में। देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से फार्मर्स की हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। देखिए फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैन्योर्स क्या थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे। फर्टिलाइजर क्या करते हैं, आप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं। मैन्योर्स क्या करता है, आपको ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बट बहुत सफिशिएंट अमाउंट में नहीं करता है। बट फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके का फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये सारे जो आप लोगों को नाम मैंने बताया, ये सारे के सारे किसके नाम थे, फर्टिलाइजर्स के नाम थे। ये सारे के सारे कहाँ कर, कंपनी या फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। जो फार्मर्स है वो इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक बेटर यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में अच्छी क्वांटिटी में क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे वीट, पैडी एंड मेज, इन सारे क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, गुड अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में, हेल्दी अमाउंट में क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट फर्टिलाइजर्स के साथ एक डिसएडवांटेजेस क्या है, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। बट बहुत टाइम के लिए अगर आप लगातार फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। उसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। कैसे, तो जब आप अपने खेतों में क्या करते हैं, जब फार्मर्स अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं और कुछ टाइम बाद अगर बारिश होती है या फिर आप क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो उस पानी के साथ साथ जो पानी खेतों से बहता है और आसपास की वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनकी, उस पानी के साथ साथ क्या जाता है, फर्टिलाइजर में उन वाटर बॉडीज़ में जाके क्या होता है, ऐड हो जाता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manures or leave the field uncultivated fallow in between two crops. तो आपको अपनी सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फर्टिलाइजर्स को या तो आप मैन्योर्स के साथ ऐड करके अपने फील्ड में यूज़ करिए, या फिर आप फील्ड में एक क्रॉप को लगाते हैं तो उसके बाद दूसरे क्रॉप को लगाने के बीच में थोड़ा सा क्या कर दीजिए, गैप कर दीजिए, जिससे सॉइल क्या कर सकता है, अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकता है, रिप्लेनिश कर सकता है। The use of manures improves soil texture as well as its water retaining capacity. Manures की प्रॉपर यूज़ से आप क्या कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को और सॉइल के टेक्सचर को क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। और सॉइल जो होता है क्या होता है, अच्छा दिखता है, टेक्सचर उसका अच्छा होता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और उतने टाइम के लिए सॉइल क्या कर सकता है, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकता है, रिप्लेनिश कर सकता है। इसके अलावा जो एक और तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने सॉइल से न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर सकते हैं, मीन्स दोबारा पा सकते हैं, वो क्या तरीका है। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation. Crop rotation क्या होता है, बहुत सिंपल सा वर्ड है crop rotation, मीन्स कि एक तरह का क्रॉप आप लगाइए जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को क्या करता है, सॉइल से डिराइव करता है, और फिर उसके कुछ टाइम बाद एक ऐसे क्रॉप को लगा दीजिए जो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को डिराइव करता हो। तो इस तरीके से आपके दोनों क्रॉप्स क्या कर जाएंगे, हेल्दी ग्रो कर जाएंगे, और दोनों क्रॉप की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन कर सकते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज ग्रो लिग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। वो क्या करते थे, जो अर्लियर जो फार्मर्स बहुत टाइम पहले क्या करते थे, नॉर्दर्न इंडियन में क्या करते थे, वो लिग्यूम्स को एज अ फॉडर अपने एनिमल्स के लिए खाने के लिए फॉडर की तरह एक सीज़न में ग्रो करते थे, और नेक्स्ट टाइम पे क्या करते थे, वीट की तरह ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ये किस में हेल्प करता था, सॉइल में नाइट्रोजन के रिप्लेनिशमेंट में क्या करता था, हेल्प करता था। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स ने फिर क्या किया, लगातार इस प्रैक्टिस को किया, और इससे फार्मर्स ने क्या किया, अपने इंक्रीज़ को बढ़ाया, अपने फर्टिलिटी के, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया, और जो भी यील्ड था उसको भी क्या किया, बढ़ाया। आप लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में, इससे पहले आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया।
राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है, आपके जो ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, जो कि सॉइल भी क्या होता है इजीली सॉल्युबल होता है, और वो नाइट्रोजन क्या करता है प्लांट को हेल्प करता है। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान से इस टेबल को देखिए और वन बाय वन मैं इन डिफरेंसेस को आप लोगों से क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। सबसे पहले फर्टिलाइज़र से स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक होता है, जो कि कौन बनाता है, हम लोग खुद बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। और जो आपका मैन्योर होता है वो एक तरह का क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो किससे मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। जितने भी आपके कैटल डंग होते हैं या फिर जो प्लांट रेसिड्यू होता है उससे बनता है। फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर्स को आप कहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर पे अपने फील्ड में खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर क्या करता है, किसी भी तरीके का ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है, बट मैन्योर्स क्या करते हैं, लॉट ऑफ ह्यूमस क्या करते हैं, सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस क्या होता है, जो टॉप लेयर सॉइल होती है, जो आपके सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो आपका फर्टिलाइज़र होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, बट मैन्योर्स में आपको पर्टिकुलरली सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं और अच्छे क्वालिटी और अच्छे क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं। इसके बाद से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स। तो मैन्योर्स की यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है। अभी आप लोगों ने कंपैरिजन किया है तो उससे आप लोग को ये पता चला होगा कि मैन्योर्स क्या हमारे लिए यूज़फुल है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो सबसे पहला एडवांटेज है इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये आपकी सॉइल की क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। आपका सॉइल क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। आपकी सॉइल को क्या बना देता है, पोरस बना देता है, जिससे ईजिली जो एयर क्या कर सकता है, पास कर सकता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्योर्स क्या करते हैं, जो भी फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। इसके अलावा क्या करता है, ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और उसमें क्या ऐड कर देता है, ह्यूमस। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट अगला स्टेप हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं, इरिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इस चैप्टर में कि अलग अलग टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, जो आप वाटर सप्लाई अपने प्लांट्स या क्रॉप्स को देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो इरिगेशन क्यों करते हैं और इसका ज़रूरत क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे वाटर हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स के लिए भी वाटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। तो वाटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। तो वाटर जो होता है जो प्लांट्स में या क्रॉप्स में आप देते हैं, उस प्लांट्स या क्रॉप्स के रूट्स जो होते हैं उस वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी वाटर के थ्रू वो क्या करते हैं, जो भी आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं या मैन्योर्स होते हैं या जो मिनरल सॉइल में होते हैं उसको भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर। जो पूरा प्लांट बॉडी होता है उसके अंदर टोटल कितना होता है, 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अगर आप पानी ही नहीं देंगे तो ड्राई कंडीशन में क्या करेगा, सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, उससे कोई प्लांट निकलेगा ही नहीं। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो वाटर क्या करता है, वाटर आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आपके प्लांट्स तक और उसको हेल्प करता है किसी भी फ्रॉस्ट या हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में, वेदर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। तो प्लांट इस तरीके से क्या होता है आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। इसके अलावा सॉइल को क्या करता है, हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए सॉइल के मॉइस्चर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। फील्ड्स हैव टू वाटर रेगुलरली। इसीलिए आप
को क्या करना चाहिए, अपने फील्ड को जहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, क्रॉप्स को लगाया, उसको प्रॉपरली रेगुलर इंटरवल पे क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जो प्रॉपर रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम टू टाइम आप प्लांट्स को, क्रॉप्स को क्या करते हैं, पानी देते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन करते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो टाइम होता है और जो फ्रिक्वेंसी होता है इरिगेशन का क्या होता है, वो अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि आप सारे प्लांट्स को, सारे क्रॉप्स को सेम अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट्स को पानी की कम ज़रूरत होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ ऑफ द वाटर, जैसा भी यूज़ हो प्लांट का पानी का, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट जैसी भी हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की। कहाँ से आपके पास क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, वाटर को दे सकते हैं। तो द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। तो आपके पास जो डिफरेंट सोर्सेज हैं इरिगेशन के लिए, वो क्या क्या, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स है, तालाब है, झील है, नदी है, और बांध है, डैम्स जो होते हैं, ठीक, कैनल्स, नहर जो होती है, इन सभी से क्या कर सकते हैं आप, वाटर को यूज़ करके प्लांट को क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, वाटर सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग डिफरेंट पिक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। कैसे पहले के टाइम में हम लोग कैसे वाटर को क्या करते थे, अपने फील्ड्स तक पहुँचाते थे। इस फिगर से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो अभी डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो पहले के टाइम था जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, वहाँ पे हम लोग इरिगेशन के लिए क्या करते थे, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते थे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जो डिफरेंट वाटर सोर्सेज थे, वहाँ से पानी को उठा के और अपने फील्ड तक पहुँचाने के लिए डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट मेथड्स को क्या करते थे, यूज़ करते थे। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। यहाँ पे क्या कहता था, कैटल या फिर ह्यूमन लेबर्स को यूज़ किया जाता था, जो क्या करते थे, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते थे। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। वैसे तो ये मेथड जितने भी थे बहुत सस्ते थे, कॉस्टली नहीं थे, बट इनका एफिशिएंसी क्या था, बहुत कम था। मीन्स कि बहुत कम अमाउंट में वाटर क्या कर सकते थे, ये सप्लाई कर सकते थे। तो जो ट्रेडिशनल वेज थे हमारे इरिगेशन के, वो कौन कौन से थे, मोट पुली सिस्टम भी जिसको कहते हैं, या फिर चेन पंप। तो दोनों के फिगर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। मोट में क्या करता, एक आदमी है वो क्या करता था, वेल से पानी को निकालता था और वहाँ से पानी को क्या करता था, ट्रांसपोर्ट करता था। और चेन पंप में क्या होता था, एक चेन थी जो कॉन्टिन्यूसली क्या करती थी, घूमती रहती थी और पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करती थी। इसके अलावा धेकली भी था और राहत, जिसको लेवर सिस्टम भी कहा जाता था। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, पंप्स का यूज़ कर सकते हैं, जो किस पे चलते हैं, डीजल पे, बायोगैस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, सोलर एनर्जी पे, या किसी भी तरह की एनर्जी पे। और इसकी इफिशिएंसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न टेक्निक्स हमारे इरिगेशन के, जो आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो मॉडर्न मेथड्स हैं हमारे इरिगेशन के, वो क्या करते हैं, हम लोग को इकोनॉमिकली मीन्स बहुत कम कॉस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला सिस्टम जो आता है वो आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसका फिगर आप लोग ध्यान से देखिए। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जो अनइवन लैंड होता है, मीन्स जो ज़मीन क्या होती है, बराबर नहीं होती है, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ज़मीन बराबर नहीं है, तो अगर आप किसी पाइप से या किसी पंप से या किसी भी सोर्स से पानी सप्लाई करते हैं, तो पानी एक ही जगह पे क्या होगा, जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो जो अनइवन सर्फेसेज होते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। क्या कहता है, वाटर सोर्स से एक मेन पाइप क्या करते हैं हम लोग, पूरे फील्ड में या जो भी आपका एरिया जहाँ पे आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, उस पर क्या करते हैं, पूरे पाइप को फैला देते हैं। और हर पाइप के ऊपर टॉप पे क्या होता है, स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं। तो जब इस सोर्स से पानी निकलता है तो क्या करता है, पूरे पाइप में पहुँचता है और उस स्प्रिंकलर से क्या करता है, आपको पूरे फील्ड में स्प्रे हो जाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, जितने भी परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं सबके ऊपर क्या लगे होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। देन दे आर जॉइंट टू
मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, और क्या कुछ कुछ इंटरवल्स भी क्या कहते हैं, कुछ कुछ गैप्स पे इन पाइप्स को ज्वाइन कर दिया जाता है. व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन pipe under pressure with the help of the pump it escapes from the rotating nozzles, it get sprinkled on the crop as it is raining. तो जब इस पाइप से प्रेशर से पानी क्या करता है, निकलता है, तो इन होल से, इन नोजल से पानी क्या करता है, आपके पूरे फील्ड में स्प्रिंकल हो जाता है इस तरीके से कि जैसे कोई बारिश हो रही हो. स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग अपने लॉन्स में या अपने जो घर पे जो गार्डन्स होते हैं वहाँ पे, कॉफ़ी प्लांटेशन में, और जो सेवरल अदर क्रॉप्स की जो प्लांटेशन होती है वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का. एक और सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है ड्रिप सिस्टम. इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं. इस पर क्या करते हैं, वाटर सोर्स से पाइप्स को क्या करते हैं, पूरे फील्ड में क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे क्या करते हैं, दौड़ा देते हैं, और इन पाइप्स में बहुत छोटे छोटे क्या करते हैं, होल कर देते हैं, जहाँ से पानी क्या करता है, बूंद बूंद निकलता रहता है. तो जब हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे प्लांट्स या क्रॉप्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है, जिनको कम पानी चाहिए होता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप से बहुत सारे पानी को पास कराते हैं, बट इन पाइप्स के एंड तक क्या होता है, बहुत स्मॉल छोटे छोटे रेगुलर गैप्स पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इन्हीं से पानी जो होता है, आपका वाटर जो होता है, ड्रिप बाय ड्रिप क्या करता है, प्लांट के रूट्स तक पहुँच जाता है. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स. यहाँ पे मैंने बताया कि रूट्स तक प्लांट के क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पहुँच जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम कहते हैं. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज़. तो फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज़ के लिए क्या होता है, ये बेस्ट मेथड होता है. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. इस केस में क्या होता है, वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, और ये एक तरह से वरदान है उन लोगों के लिए जहाँ पे वाटर क्या होता है, कम होता है, जहाँ पे पानी क्या है, पानी की कमी है. इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. हमारा अब अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. इरिगेशन के बाद से हम लोग अपने प्लांट या क्रॉप्स को क्या करते हैं, वीड से बचाते हैं. तो वीड्स क्या होते हैं, इन फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. कई बार क्या होता है, हमारे प्लांट या क्रॉप्स के साथ बहुत सारे क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स, छोटे छोटे पेड़ पौधे क्या होते हैं, उग जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं. तो इनसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, और इन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स. तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, जो हमारे क्रॉप्स के साथ, जो हमारे प्लांट के साथ क्या करते हैं, अननेसेसरली ग्रो कर जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग. और इन्हीं वीड्स के रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं. वीडिंग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये वीड्स क्या करते हैं, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब हमारे डिज़ायरेबल प्लांट्स या क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं, तो सॉइल से जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो कि हमारे प्लांट या क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो ये क्या करते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देते हैं. इसीलिए हमारे जितने भी वीड्स होते हैं, ठीक, हमारे प्लांट या क्रॉप्स के साथ जो भी वीड्स ग्रो कर जाते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट. वीड्स क्या करते हैं, हमारे मेन क्रॉप प्लांट्स के साथ क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट. तो जो भी वाटर आप देंगे वो वीट के पास भी जाएगा, हमारे मेन क्रॉप के पास भी जाएगा. जो भी न्यूट्रिएंट है वो वीट भी एब्जॉर्ब करेगा, हमारा मेन क्रॉप भी करेगा. उसी तरीके से स्पेस और लाइट. Thus they affect the growth of crop. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो इस तरीके से weeds क्या करते हैं, इंटरफियर करते हैं हमारे मेन क्रॉप या मेन प्लांट के साथ. इवन हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी कुछ वीड्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं. बिकॉज हार्वेस्टिंग के बाद वो जो क्रॉप या प्लांट जो फ्रूट्स है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर एनिमल यूज़ कर सकते हैं, बट वीड्स जब उसके साथ आ जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, इवन पॉइजनस भी हो सकते हैं. फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या इन वीड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली रिमूव कर सकते हैं, या उनके ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल. तो किसी भी क्रॉप को या किसी भी प्लांट को सो करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, टेलिंग. टेलिंग में क्या करते हैं आप, जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं आप उनको क्या करते हैं, वहाँ से उखाड़ के फेंक देते हैं, जो कि आगे चल के क्या होते हैं, सूख जाते हैं और धीरे धीरे सॉइल में क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए सॉइल के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं.
फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस। तो सबसे अच्छा है वीड के रिमूवल के लिए सबसे अच्छा टाइम जो है जब वो क्या करते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं और जब वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, मींस अपने जैसे और सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, उसके पहले ही उनको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। बिकॉज अगर उनके फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे तो उसके साथ साथ सीड्स भी प्रोड्यूस होंगी और फिर आपके खेत में क्या होंगे, और भी बहुत सारे वीड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसीलिए उनके प्रोडक्शन से पहले उनको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। तो जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से इन वीड्स को क्या करते हैं, उखाड़ के अपने खेतों से क्या करते हैं, फेंक देते हैं टाइम टू टाइम, या फिर क्या करते हैं उनके रूट के पास से उनको कट कर देते हैं। ये किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग, एक इम्प्लीमेंट की हेल्प से करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खुरपी भी कहते हैं। आप लोगों ने अपने घर पे सुना भी होगा, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। अ सीड ड्रिल ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड। इसके अलावा हम लोग सीड ड्रिल का भी यूज़ कर लेते हैं, किसके लिए, इन वीड्स के अप्रूटमेंट के लिए, इनको हटाने के लिए अपने फील्ड से। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। इसके अलावा आप दवाओं का यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको इन दवाओं को क्या करना होता है, इन वीड्स के ऊपर स्प्रे करना होता है और फिर कुछ टाइम बाद वो क्या होते हैं, वीड्स जो होते हैं, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, वो सूख जाते हैं या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,4-D ये एक वीड का नाम है, वीडिसाइड्स का नाम है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वीड्स को किल करने के लिए। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, वीड जो वीडिसाइड्स होता है उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद से अपने जो भी प्लांट या क्रॉप्स हैं उन पे स्प्रे कर देते हैं और उसके साथ जो भी वीड्स होते हैं वो क्या हो जाता है, किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, वीडिसाइड करने के बाद तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कैसे अपने प्लांट्स या क्रॉप्स को अपने फील्ड में ग्रो करते हैं, ठीक, कैसे अपने क्रॉप्स को या प्लांट्स को अपने फील्ड में शो करते हैं। फिर उसके बाद से क्या करते हैं आप, उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। उसके बाद से वीडिसाइड्स करते हैं, मीन्स कि वीडिसाइड्स को यूज़ करते हैं वीड्स के रिमूवल के लिए। एट लास्ट आपका क्रॉप क्या होता है, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, किसके लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, आपके यूज़ के लिए। Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. हार्वेस्टिंग क्या होता है, सबसे लास्ट स्टेप होता है आपके क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का बिफोर स्टोरेज, जो कि क्या करता है, जब आपका कोई भी क्रॉप क्या होता है, बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, जब उसमें फ्रूट्स क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, तो उन क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं, कट डाउन कर लेते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, उन क्रॉप्स को क्या करते हैं, बाहर की तरफ खींच लेते हैं या फिर क्या करते हैं, उनको कट कर लेते हैं। इसमें आपको क्या लग सकता है, बहुत सारा टाइम लग सकता है। यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू बी मैच्योर। जो भी आपके अनाज जो होते हैं जैसे गेहूँ चावल, इसको उगने में टोटल कितना टाइम लग सकता है, 3 से 4 महीने लग सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई मशीन कॉल हार्वेस्टर। तो हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग है वो बेसिकली क्या, आप हैंड से भी कर सकते हैं, अपने हाथों से भी कर सकते हैं, बाई यूजिंग अ सिकल। सिकल का फिगर आप लोग देख सकते हैं, या फिर मशीन से करवा सकते हैं। हार्वेस्टर आप लोगों ने देखा होगा, जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने देखा भी होगा फील्ड्स में। इन हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप। जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं उसमें से हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे वीट ग्रेन्स होते हैं या फिर जो हमारे राइस के ग्रेन्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप से सेपरेट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जो आप लोग के फील्ड्स पे या फिर आप लोग ने गांव में भी देखा होगा, जो कंबाइन होता है, कंबाइन आप लोगों ने देखा है। ये क्या करता है, जब ये आपके फील्ड में चलता है तो ये क्या करता है, जो भी आपके फूड ग्रेन्स हैं उनको सेपरेट करता है और जो भी जो क्रॉप्स होते हैं, जो वेस्ट होता है, उसको अलग सेपरेट करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो कंबाइन जो होती है एक तरह की मशीन होती है जो आपके फूड ग्रेन्स को आपके सैफ में से जो आपका जो क्रॉप होता है उससे क्या करता है, सेपरेट करता है। इसके अलावा फार्मर विनोइंग्स का भी यूज़ करते हैं। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास कम पीसेज ऑफ लैंड होते हैं, जिनके पास
ग्रेन्स क्या होते हैं बहुत कम अमाउंट में होते हैं, तो वो कंबाइन या फिर किसी बड़ी मशीन का यूज़ नहीं करते हैं। वो खुद मैनुअली किससे विनोइंग की हेल्प से क्या करते हैं, अपने फूड ग्रेन्स को, अपने जो ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, क्रॉप से सेपरेट कर लेते हैं। तो विनोइंग के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा। विनोइंग में बेसिकली करते क्या है, जो ग्रेन्स होते हैं जो आपके अभी सैप के साथ क्या है कि मिक्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, एक हाइट से क्या करते हैं, गिराते हैं, और उसके पीछे से कोई हवा चलने वाली मशीन लगा देते हैं, या फिर खुद भी क्या करते हैं, हवा रिलीज़ करते हैं, या खुद अपनी कुछ ऐसे मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या करता है, हवा बहुत तेज़ फोर्स के साथ निकल रहा होता है। फिर क्या होता है, जो आपके फूड ग्रेन्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, वो वहीं नीचे गिर जाते हैं, और जो उसके साथ जो हस्क पार्टिकल्स, स्ट्रॉज या जो बाकी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ के थोड़ी दूर पे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाता है आपके फूड ग्रेन्स का, और जो आपके जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल, जो भी स्ट्रॉज, हस्क, ये सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है, सेपरेट हो जाती है। और इसी के साथ हम लोग अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए, स्टोरेज। आपने हार्वेस्टिंग कर ली, अब इसके बाद से जो भी हार्वेस्टेड ग्रेन था उसको आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा, इतने अमाउंट में जो भी ग्रेन था आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूसेस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। तो हार्वेस्टिंग के बाद से अगर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए क्या करना है, अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लंबे टाइम के लिए रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेटर स्टोरेज फैसिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको इसको, आपकी ग्रेन्स को किससे बचाना पड़ेगा, इंसेक्ट से, मॉइस्चर से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। जो आपके फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, जो तुरंत खेतों से क्या होता है, कट के आते हैं, उनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए उनको स्टोर करना है तो आपको रखने से पहले उनको क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, बाहर धूप में क्या करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, अगर आपने बिना सुखाए उसको रख दिया तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं बाय द अटैक ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो क्या करते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर जर्मिनेशन। और फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगेन उससे जर्मिनेट कराने के लिए या खाने के लिए किसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट लाइक पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो उनको स्टोर करने से पहले उनको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, जिससे हम जितना भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और किसी भी तरह के इंसेक्ट, पेस्ट या बैक्टीरिया या फंगी के एक्शन से वो क्या कर सकते हैं, हम लोग सेव कर सकते हैं अपने ग्रेन्स को। इसके अलावा फार्मर्स क्या कर सकते हैं, जो भी अपने ग्रेन्स होते हैं उसको स्मॉल जूट बैग्स में या मेटेलिक बिन्स में, जो आप लोगों ने घर पे अपने बड़े बड़े ड्रम्स देखे होंगे या जूट बैग्स देखे होंगे, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। हाउअर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिगर को देख सकते हैं, इस पर क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में जब आपके पास क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिलोज या ग्रेनरीज में क्या करते हैं, रख देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। Dry neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pest and microorganisms. जो घर पे हम लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग से नीम के पत्ते या फिर बड़े वाले जो नमक के दाने जो होते हैं, जो क्रिस्टल सॉल्ट होता है, उसको ऐड कर देते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, अपने ग्रेन्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं पेस्ट से, इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बट जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करना होता है, वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का। तो अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं, जो कि हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड के लिए बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, मीन्स जो समुद्र के किनारे आसपास के रीजन्स में रहते हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फील्ड नहीं होता है कि जहाँ पे वो क्या कर सके, कल्टीवेशन कर सके, तो वो क्या करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि किसके लिए, जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने डाइट में बहुत सारे अमाउंट में क्या करते हैं, फ़िश को कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो फूड है जिसका सोर्स क्या है, प्लांट भी है और क्या फिर है, एनिमल्स भी है। तो सेम हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से भी अपने फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और क्या करते हैं, एनिमल से भी।
वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप। अभी हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, जिसपे सिलेक्शन ऑफ सीड्स होते हैं, सोइंग होते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, इरिगेशन एक्सेट्रा। उसी तरीके से एनिमल्स को भी क्या करने के लिए, रेयर करने के लिए फार्म्स में या घर पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, उनको प्रॉपर फूड देना पड़ता है, शेल्टर देना पड़ता है, अच्छी देखभाल करना पड़ता है। तो इसी सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब अपने घर पे हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो उसको तो हम लोग सिर्फ खुद यूज़ करते हैं, बट जब इसको लार्ज स्केल पे किया जाता है फॉर कॉमर्शियल पर्पस, दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो था ख़त्म हो गया क्लास 8 का। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।